If you are having any doubt, you can ask me. Okay, the fifth one. What was the main focus of Hunter Commission? So sorry. What was the main focus of Hunter Commission? अब Hunter Commission का main focus क्या था? ना, अब हंटर कमीशन का मेन फोकस था एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना. So let us read the answer. The main objective of the Hunter Commission was to review the program of education in country. जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे, राइट, जिस तरीके से एजुकेशन को डिलीवर किया जा रहा था, उन सारे प्रोग्राम्स को रिव्यू करना, राइट. Since the Woods Dispatch of 1854, अब वुड्स डिस्पैच के बाद 1854 के बाद जो भी एजुकेशन पॉलिसीज का यूज किया गया, जितने भी प्रोग्राम्स का यूज किया गया, उन प्रोग्राम्स को रिव्यू करना. The Hunter Commission focused on primary and secondary education, right? तो मैन ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए, मेन फोकस क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, और जो एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे सिंस 1854 उन्हें रिव्यू करना, ये उनका मेन फोकस था, राइट. ओके, नेक्स्ट, द सिक्स्थ वन. हाउ वाज एजुकेशन इम्पार्टेड बाय ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम? अब ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल तरीके से कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा था, कैसे एजुकेशन को डिलीवर किया जा रहा था. तो जनरली जो पुराना टाइम है उसमें पाठशाला चलती थी और गुरुकुल चलते थे, देन मकतब मदरसास चलती थी, मदरसे चलती थी, राइट, जहाँ पे उनको जो उनकी ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता था. So let us read the answer. Before British rule, education in India was imparted through a network of elementary school, पाठशाला, and elementary school मतलब गुरुकुल, right? Elementary school means गुरुकुल. So गुरुकुल या elementary school, पाठशालास and maktabs and madrasas for higher education, right? The courses are based on the old text like Vedas. अब इसके जो कोर्स होते थे वो पुराने जो टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट जो होते थे, जैसे कि वेदास हैं और उनकी जो कमेंट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, उनके थ्रू एजुकेशन को डिलीवर किया जाता था या उसके थ्रू कोर्स बनाए जाते थे, विच हैड नॉट केप्ट पेस विद द चेंजेस इन द वर्ल्ड, जो कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी और जितने भी वर्ल्ड में चेंजेस हुए हैं उसके साथ उन बुक्स में चेंजेस नहीं हुए थे. पुराना ट्रेडिशनल तरीके से ही एजुकेशन डिलीवर किया जाता था, राइट. तो इस तरीके से ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन को डिलीवर किया जाता था. यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके. Now, next is write a short note on Vardha scheme of basic education. अब वर्धा स्कीम जो बेसिक एजुकेशन के लिए बनाई गई थी, what is it? Let us read this answer. Gandhi and the Indian National Congress thought that Western education had created a gulf between educated few and masses. अब गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये फील हुआ कि सिंस ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, लिमिटेड लोगों को एजुकेशन दी है, लिमिटेड इंडियंस को एजुकेशन दी है, तो उसके कारण मास नंबर ऑफ पीपल मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जो लोग थे, जो इलिटरेट थे, उनके बीच में और एजुकेटेड के बीच में एक बहुत ज्यादा गल्फ हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, राइट. इन 1973 द कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कांग्रेस ऑन एजुकेशन, और तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, 1973 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई, किसके लिए, टॉपिक था एजुकेशन.
The main principle behind the वर्धा scheme was learning through activity, जिसके कारण उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मास नंबर ऑफ इलिटरेट लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और उस स्कीम का नाम दिया वर्धा स्कीम, और जिसके अंडर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्होंने किया लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग कराई जाएगी. इट वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडिया published in a series article in weekly हरिजन. अब एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, न्यूज़पेपर का आई गेस नाम हरिजन था. उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो कि गांधी जी का आइडिया था, और उसी आइडिया पे बेस्ड ये स्कीम को लॉन्च किया गया, राइट. तो ये थी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसके अंडर जो फ्यू इलिटरेट लोग थे, जो मास नंबर ऑफ इलिटरेट लोग थे, उनके लिए एक स्कीम निकाली गई. स्कीम वाज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, राइट, जो कि गांधी जी के आइडिया पे बेस्ड थी, जो कि एक आर्टिकल में उन्होंने पब्लिश करवाया था. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1813. अब सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, चार्टर एक्ट के इंपॉर्टेंस क्या थे, क्या है, राइट. So Charter Act of 1813 was set up towards the educational development of India. अब जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसका मेन मोटिव क्या था कि इंडिया में एजुकेशन को डेवलप करवाना, एजुकेशनल डेवलपमेंट करवाना, राइट. This act sanctioned at least 1 lakh rupee for education, जिसके अंडर ये सैंक्शन किया गया कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए लगाए जाएंगे. However, the charter had failed to clearly state what would be the medium of instruction, English or Indian language. लेकिन since उन्होंने सिर्फ अमाउंट बता दी थी कि 1 लाख रुपीज लगाई जाएंगी एजुकेशन के लिए, लेकिन उसमें ये क्लियरली स्टेट नहीं किया गया था कि किस मीडियम में एजुकेशन डिलीवर की जाएगी, इंग्लिश होगा या इंडियन लैंग्वेज होगी. It was also ambiguous about the means of expanding English education in India. और इसमें कुछ जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, एम्बिगुअस थी. एम्बिगुअस का मतलब होता है गड़बड़ होना, राइट, या कोई चीज स्किप होना, राइट. तो यहाँ पे कोई मीन्स नहीं बताया गया था कि किस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा एक्सपांड किया जाएगा, राइट. सो ये सिग्निफिकेंस थे चार्टर एक्ट 1813 के कि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करवाया जाएगा. उसके लिए एक अमाउंट भी सैंक्शन कर दी गई थी, बट उसमें ये नहीं बताया गया था कि किस मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और कैसे उस एजुकेशन सिस्टम को एक्सपांड किया जाएगा इंडिया में, राइट. तो दिस इज इट फॉर टुडे. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं. आई कैन अगेन एक्सप्लेन यू अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज थम्स अप. ओके, ओके. सो सभी लोगों को समझ में आ गया है. तो आपका होमवर्क भी यही है दैट यू हैव टू रीड, लर्न एंड राइट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7. गॉट इट? किसी को कोई